हेलो दोस्तों, मैं जाकिर अब्बास। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं, आज का हमारा टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ DSSB। हु कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन DSSB और एनी अदर बोर्ड फॉर दिल्ली गवर्नमेंट इन कैटेगरी ऑफ ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर कौन कौन कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए DSSB बोर्ड में या अन्य किसी वैकेंसीज में तो दिल्ली गवर्नमेंट में निकाली जाती हैं। तो आज अच्छे से जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो बार बार समझाने के बाद भी कैंडिडेट्स उसमें गलतियां कर देते हैं और उनका खामियाजा उन्हें आखिरकार बाद में उठाना पड़ता है। आज हर चीज को बारीकी से समझेंगे और अच्छे से साथियों पूरी वीडियो अंत तक देखना। और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, कृपया करके उसको एक लाइक दे दीजिए ताकि आपका जो प्यार मिलता है उससे हमें जो मोटिवेशन मिले उससे हम आगे और भी ज्यादा मेहनत करें आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे की अपडेट आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा साथियों। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बस दबा दो भाई। चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं DSSB में हाल ही में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जो अनहोनी कह सकते हैं इसे हम, या मिस हैपनिंग हो रही है ड्यू टू ओबीसी कैटेगरी। उन्होंने फॉर्म फिल किया है। देखिए, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया और अब उनको फर्स्ट कॉल नोटिस आ रहे हैं। मोर देन 50% जो फर्स्ट कॉल नोटिस आ रहे हैं DSSB में वो सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं ओबीसी और EWS कैटेगरी के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों ने चूक कर दी। EWS कैटेगरी का जो उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है उन्होंने 20-21 का बना लिया और चाहिए था हमें 21-22 का, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था जो 20-21 का सर्टिफिकेट बना है वो 31 मार्च को ही एक्सपायर हो गया। एक सेशन के लिए बनता है और उस सेशन के लास्ट ईयर के यानी कि 20-21 में जैसे बना है तो 21 तक मार्च में वो समाप्त हो जाएगा। आगे फॉर्म भरने हैं तो नया EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम बात करने जो आए हैं वो बात करने आए हैं सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग। दिल्ली के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो ओबीसी में इंक्लूड हैं और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो दिल्ली में ओबीसी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखिए दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी ही एक ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए केवल और केवल दिल्ली के कैंडिडेट ही एलिजिबल माने जाते हैं। दिल्ली के मतलब जो दिल्ली के अंदर सितंबर 1993 से उनके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ, जैसे आपका राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अकाउंट खुलवाया हो, घर में पानी का बिल, बिजली का बिल, आपने कोई घर खरीदा हो, XYZ, ऐसे भी कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर दें कि आप 1993 से दिल्ली में रेजिडेंट करते हैं और आप दिल्ली के निवासी हैं। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पिताजी के पास होगा कि वो भाई हम 93 से दिल्ली में रह रहे हैं, या पिताजी के पास नहीं है तो आपके दादाजी 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं या 1993 में दिल्ली में आ गए थे, उसका आपको प्रूफ देना होगा। देन और ओनली देन मैं यहां पर आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप तभी एलिजिबल हैं यदि आपके पास रेजिडेंट प्रूफ है कि आप या आपकी फैमिली बिलोंग करते हैं दिल्ली से 1993 सितंबर से दिल्ली में कंटिन्यूअसली रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं और आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। मगर सभी नहीं कर सकते। रुकिए, आपको मैं यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं, केवल और केवल वही ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जो ये लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस लिस्ट में जो दिल्ली के ओबीसी क्राइटेरिया में जो जातियां दे रखी हैं, इस लिस्ट के अंदर वो उनकी जाति यदि इस कैटेगरी में आती है, मतलब ये जो पूरी की पूरी अभी मैं लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं, देखिए साथियों, ये आपके सामने ये लिस्ट है। ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर स्टेट ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की वो लिस्ट है जिसके अंदर ये कास्ट कम्युनिटी गिवन है जो ओबीसी में आती हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सीरियल नंबर 1 पर अब्बासी, भिष्टी या सक्का, दूसरे पे अगरी, खरवाल, तीसरे पे हैं अहिर, यादव या गावला, और फिर आगे हैं आर्यन, रई और कुंजरा। इसी तरीके से आप सारी कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी लिस्ट गिवन है, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये पूरी लिस्ट अवेलेबल आपको करा रखी है। यदि आपकी कास्ट इस लिस्ट में
गिवन है, जो ये गिवन है लिस्ट हमारे पास 57। यहाँ पर कैटेगरीज हैं कास्ट वाइज, यानी कि कास्ट जो गिवन है 57 है। उनमें यदि आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं दिल्ली में ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। जो भी इसके अंदर मेंशन है जातियां, उन जातियों के लिए ही आप ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी कास्ट इन जाति में नहीं आती है तो आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। पहली बात, पहली शर्त क्या हो गई कि आप 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं। दूसरा, केवल और केवल वही जातियां, यानी कि वही बैकवर्ड जातियां जो दिल्ली में रह तो रही हैं 1993 से और मेंशन की गई हैं। भाई पूरी लिस्ट बना रखी है, यदि आपकी जाति उस लिस्ट में बिलोंग करते हो आप, तो शौक से आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अब उसके लिए आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से या एमएलए से या एमपी से आपको अटैच कराना होगा कि देखिए मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं और ये आप मेरे को 10 साल से 5 साल से जानते हैं, तो प्लीज मेरा फॉर्म अटैच कर दीजिए। और जाकर जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊंगा। और ये जो लिस्ट है ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि कौन कौन सी जातियां दिल्ली के ओबीसी में आती हैं, पूरा परफॉर्मा। और उसके बाद एनसीएल बात करेंगे। पहले ये ओबीसी का क्राइटेरिया अच्छे से समझ लें सारा का सारा, फिर एनसीएल क्या होता है और कौन एनसीएल अप्लाई कर सकता है और कब इसको अप्लाई करना है DPPL-SB के लिए, वो सारी बात आज हम करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। चलिए, अभी मैंने बात करी कि कौन अप्लाई कर सकता है जी, जो 1993 से रह रहा हो और उसके पास उसका प्रूफ हो, वो भी ऑफिशियली गवर्नमेंट का, ठीक है, प्राइवेट का नहीं चलने वाला है किसी भी हाल में। अगर आपके पास गवर्नमेंट का कोई प्रूफ है तो आप इसमें अप्लाई कर दें। और आपकी जाति इस लिस्ट के अंदर आ रही हो, जो लिस्ट दिल्ली के डिपार्टमेंट ने इशू की है कि भाई ये जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। अब यदि ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखिए यदि आपके पैटर्नल साइड से, यानी कि पैतृक साइड से आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके ताया, चाचा, किसी और का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है पहले से, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी सर्टिफिकेट को उठाइए, उसके बेस पर अप्लाई कर दीजिए। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है और ऑथेंटिक है। मगर जब आप जॉब पर जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए मैंने इस बेस पर तो बनवाया है, मेरा ग्राउंड ये था क्योंकि मेरे पहले से ही पैटर्नियल साइड से ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड है, उसी के बेस पर मैंने बनवा लिया है। और इनके प्रूफ दिखाएंगे आप, जिसके बेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाया है उसका आपको रेजिडेंस प्रूफ दिखाना होगा 1993 का, कि भाई ये 1993 में। और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको 10-10, 5-5 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट्स एनफ है। आपके पास यदि कोई, जैसे पासपोर्ट एक काफी बढ़िया प्रूफ है, आपकी घर की रजिस्ट्री, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो जो ये प्रूफ कर दे कि भाई देखिए आपके नाम से अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, किसी गवर्नमेंट में, कि भाई 1993 से रह रहे थे। और यदि आपके पापा, तो आप उस पर अप्लाई कर लेंगे। देखिए यदि आपके पापा आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं या उन्होंने जॉब आउट ऑफ दिल्ली कर रहे हैं, परंतु आपके दादाजी के नाम से या किसी आपके दादा के नाम से दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है और उस पर आपके चाचा ताया रह रहे हैं, तो आप उसमें उनके साथ रहते हैं, इसका कोई प्रूफ हो, तो वहीं से चेन बनाकर आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं और उसको फुलफिल कर लिए फॉर्म को। पूरा फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप फॉर्म का फॉर्मेट लीजिए, लिंक भी अवेलेबल है कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से चेक कीजिए। हर चीज जो मैं आपको अभी वर्बली बता रहा हूं ऑफिशियली, उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहां पर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये DPPL-SB या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब में, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब होती है, अदर स्टेट के ओबीसी वैलिड ही नहीं है किसी भी हाल में। क्योंकि जब आप रहते अदर स्टेट में हो तो आप 1993 का प्रूफ दिखा ही नहीं सकते। 1993 का प्रूफ नहीं है तो आप दिल्ली में ओबीसी कैटेगरी में वैलिड ही नहीं हो, किसी भी हाल में वैलिड नहीं हो। तो यहां पर ये सुनहरा अवसर होता है दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और आप देखेंगे DPPL-SB की मेरिट, तो आपको पता चल जाएगा कि जनरल की कहां जाती है और अदर कैटेगरीज की, SC ST या PWD या EWS की कैटेगरी की आप मेरिट देखेंगे तो आपको हाई नजर आएगी। और वहीं हम ओबीसी की कैटेगरी की अगर देखते हैं तो काफी लो रहती है, जिसका रीजन क्या रहता है कि ओबीसी कैंडिडेट
बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैटेगरीज। भाई उसका रीजन ही होगा कि केवल और केवल जब एक सिटी दिल्ली के ही यहाँ पर आप ओबीसी ले रहे हो तो अदर स्टेट्स के उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी कम रह जाते हैं, कंपटीशन काफी कम रह जाता है और बहुत अच्छा अवसर होता है दिल्ली कैंडिडेट के लिए। अब जब ये इतना अच्छा अवसर था तो लोग इसको भुनाएं क्यों ना, फर्जीवाड़े शुरू हो गए। DSSB ने भी इसको पहचान लिया कि भाई सर्टिफिकेट बनाना तो बड़ा आसान है ओबीसी का, लोगों को इसका वैल्यू का पता चल चुका है और फर्जीवाड़ों से सर्टिफिकेट बन रहे हैं। अब DSSB ने इस पर शिकंजा कसा, लोगों ने कंप्लेंट करी और इस पर जो भी डिपार्टमेंट है, DOE, अदर डिपार्टमेंट और DSSB ने एक जो भी उनकी प्लानिंग थी उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि यदि कैंडिडेट के पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं रहता है 1993 का, जो कि क्राइटेरिया है दिल्ली ओबीसी का। देखिए दिल्ली ओबीसी का क्राइटेरिया, आपने किसी भी क्राइटेरिया पे फॉर्म अपना भरकर ओबीसी प्राप्त कर लिया, परंतु अब DSSB में और DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल का जो डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको हर हाल में प्रूफ करना ही करना पड़ेगा कि मैं 1993 से दिल्ली में रह रहा हूं। और इसके तहत अब वो वेरिफिकेशन जो करते हैं इसके लिए बहुत हार्ड वेरिफिकेशन है। कोई भी साथी ये ना सोचे कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा कि भाई लगा दो और हम इसमें आगे एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं बता देता हूं, देखिए आपके पास चाहे सेंट्रल का भी ओबीसी हो, ठीक है ना, सेंट्रल स्टेट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है ओबीसी कैटेगरी के लिए, आप उसमें तो एलिजिबल हैं, मगर उस सर्टिफिकेट के हिसाब से सेंट्रल का सर्टिफिकेट भी यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट का ऑथराइज ओबीसी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का हो। यहां पर बहुत से साथियों के पास ये भी गलतियां निकली कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो था कट ऑफ डेट के बाद है, तो आप एलिजिबल नहीं है यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट यानी कि वो डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और वहां तक आपने अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो अब आप ओबीसी के लिए DSSB में तो खास तौर से एलिजिबल है ही नहीं अगर आपने कट ऑफ डेट के बाद अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। हालांकि मैं यहां पर बताना नहीं चाहता था, फिर भी आपको बता देता हूं कि कुछ साथी इसके रिगार्डिंग जो बाद में अप्लाई करते हैं कोर्ट में जाते हैं और इक्का दुक्का कोर्ट केस जीत भी जाते हैं और उनको बाद में ज्वाइनिंग मिल जाती है, मगर DSSB में बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि भाई आप पहले ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लें और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप अपने जो प्रूफ हैं वो तैयार रखें भाई, जिनके आधार पर आपको आगे जाके ये प्रूफ करना पड़ेगा। पहले से ही उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि जब तक आप वो प्रूफ नहीं दिखाओगे जिसके बेस पर आपने ओबीसी बनवाया है तो उल्टे ही फंस जाओगे। डिपार्टमेंट ने पूछ लिया कि भाई इसका जो क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का और इसको फुलफिल करा आपने 1993 का कोई प्रूफ दिखाया होगा, जब भी तो ये ओबीसी बना, लाओ हमें वो प्रूफ दे दो। कोर्ट में भी जाओगे जब भी यही बात होनी है साथियों। तो यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा। और दूसरा मैं यहाँ पर देखिए एक बात और जो सभी को खास तौर से बता देना चाहता हूं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अपने मैटरनल यानी कि नानी नाना या मामी इनके बिहाफ पर ओबीसी बनवा लेते हैं, तो नानी नाना का ओबीसी का बेस नहीं चलने वाला है। ब्लड रिलेशन यानी कि जिससे आपका सीधा ब्लड रिलेशन है, आप स्पाउस के आधार पर भी ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने जहां शादी की, जैसे किसी लड़की ने शादी करी ओबीसी कैटेगरी, जो दिल्ली में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो अब वो जो लड़की की शादी हुई है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर नहीं मानी जाएगी। जो महिला आई हैं शादी होकर ओबीसी फैमिली में, वो ओबीसी में नहीं आएंगी। हालांकि उनके बच्चे ओबीसी में आएंगे क्योंकि फादर ओबीसी हैं और फादर का जो ब्लड रिलेशन होगा अपने बच्चों से वो उसके बिहाफ पर ओबीसी में आएंगे, मगर ये महिला जो दूसरी जाति से ओबीसी जाति में आई हैं वो ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। यही रूल है हस्बैंड के लिए। यदि हस्बैंड किसी महिला से ओबीसी महिला से शादी कर लेते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। केवल और केवल यदि आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा कोई भी ऐसा ब्लड रिलेशन में है तो आप ओबीसी कैटेगरी में एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कीजिए और भर लीजिए और उसके बिहाफ पर DSSB में अप्लाई कर लीजिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब बहुत सतर्क हो चुका है। उसके अंदर आपको यदि ओबीसी कैटेगरी में अपना नसीब आजमाना है, अपना आवेदन करना है, तो केवल आप तभी करिए जब आपके पास
1993 या उससे पहले का दिल्ली में रहने का रेजिडेंस का कोई प्रूफ हो, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। और साथियों, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ओबीसी का जो फॉर्मेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो भी अवेलेबल करा रहा हूं। साथ ही साथ जो जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इसको आवेदन कैसे करना है वो सारा परफॉर्मा भी ओबीसी कैटेगरी का कैसे हमें अप्लाई करना है उसको मैं दिखा भी दूंगा भी आपको, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी है। तो आप सभी साथी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, और आशा करता हूं देखिए मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही थी आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, इतनी कंजूसी मत करो, अपना प्यार देते रहो और हमें मोटिवेट करते रहो आगे की वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम और भी ज्यादा मेहनत से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते रहें। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो भी क्राइटेरिया था वो मैंने आपको समझा दिया, और यदि आप ने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, अदर स्टेट में आप ओबीसी कैटेगरी में तो आते हो मगर दिल्ली में नहीं आते, और आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता ना करें, घबराएं नहीं कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर किसी भी हाल में कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास चांस है एज ए जनरल कैटेगरी में फाइट करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं, यानी कि आप कट ऑफ, आपका जो मार्क, आपके जो नंबर आते हैं वो जो जनरल कैटेगरी के जो क्राइटेरिया आया है, जैसे ओबीसी के लिए लिस्ट गई थी 120 पर और जनरल की गई थी 130 पर, और आपने भरा है अदर स्टेट ओबीसी और आपके आए हैं 131 नंबर, यानी कि जो जनरल कैटेगरी थी 130 की वो आपने फुलफिल कर दी, तो अब आपको अदर स्टेट का ओबीसी आपने लगाया है तो आपको वहां से उठाकर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में आप तभी फाइट कर पाएंगे यदि आपने जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया पार किया है। यदि आपने जनरल कैटेगरी के 130 की लिमिट को पार करके 131, 32, 35 कोई भी नंबर स्कोर किया है तो भाई आप ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जनरल कैटेगरी में, आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, इस चीज से निश्चिंत रहें। परंतु आगे जब भी फॉर्म भरें, अगर आप अदर स्टेट, जैसे अभी जो इडोजियर के लिए फर्स्ट कॉल आई हैं, बिहार, राजस्थान और बहुत से साथियों ने तो ये किया कि वो ओबीसी कैटेगरी में आते थे अदर स्टेट में और उस कैटेगरी को उठा के अप्लाई कर दिया दिल्ली में और उसके बिहार पर उनका बन गया। मगर भाई आपकी कैटेगरी यदि दिल्ली की ओबीसी कैटेगरी में आती है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज हो सकता है वो कैटेगरी वहां भी एलिजिबल है ओबीसी में और यहां भी हो जाए, तो वो कोई कॉमन है कैटेगरी तो वो चल जाएगी। मगर आपकी कैटेगरी यदि केवल और केवल अदर स्टेट में ओबीसी में आती है और दिल्ली में नहीं आती तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बंद हो जाएगा, मगर वो वैलिड नहीं रहेगा DTPLSB की जॉब में या दिल्ली गवर्नमेंट की किसी जॉब में। तो आशा करता हूं साथियों आपको आगे से जब भी आप अपना आवेदन करेंगे तो ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और साथियों मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको, और आशा करता हूं कि वीडियो बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये जो चैनल है सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।